गजा में जारी क्राइसिस और मिडल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल। आज की इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम देखेंगे ईरान, हिजबुल्लाह, इजराइल और अमेरिका के न्यू मूव्स। कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, किस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त गजा पट्टी के अंदर जो लड़ाई है उसमें शिद्दत आती जा रही है और हमास के जो फाइटर्स हैं वो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं कि किस तरह वो इजरायली टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब से इजराइल भी भरपूर बदला लेने के बयानात दे रहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और दिफाई मिनिस्टर की तरफ से शदीद किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इनको मलिया मेट करके रख देंगे। और यही कर रहे हैं वो। उनकी बमबारी में शिद्दत आती जा रही है और इस वक्त जो गजा में यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स हैं वो भी महफूज नहीं। इस सारे असना में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तकरीर की है और उसमें उन्होंने डायरेक्ट धमकियां लगाई हैं इजराइल और अमेरिका को। उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपकी वॉरशिप से नहीं डरते, हमारे सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक लॉन्च किया गया हमास की जानिब से, ये 100% फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस की कार्रवाई थी। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हम 8 अक्टूबर के बाद इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला कामयाब करेगा, हमारे जो फाइटर्स हैं वो तैयार बैठे हैं। और साथ ही उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई कि इजराइल के साथ जो बॉर्डर है वहां पर वो किस तरह इजरायली इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हमले दुश्मन को सरप्राइज कर रहे हैं, उनको शॉक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो एक काबिले गौर बात सामने आई, उन्होंने ईरान के हवाले से कहा। उन्होंने कहा ये जो सारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको मेन बैकर उसका ईरान समझा जाता है, उन्होंने कहा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वैसे तो मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन इसमें हम किसी से डिक्टेशन नहीं ले रहे। उनका इशारा ईरान की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये जो हर रेजिस्टेंस के अपने अपने हेड हैं और वो अपने मुताबिक फैसले करते हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है या इस्लामिक दूसरे ग्रुप हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ये नहीं है कि हम कोई ईरानियन लीडरशिप से कोई गाइडेंस लेते हैं, हमारे उनसे राब्ते ज़रूर हैं, लेकिन हर ग्रुप अपनी अपनी कार्रवाइयाँ करता है, इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने कहा कि ईरानियन लीडरशिप का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ से एक मतलब मैंने 2-3 डेवलपमेंट्स को जब कनेक्ट किया तो मुझे ये फीलिंग आई है कि हिजबुल्लाह और ईरान के दरमियान भी इस वक्त ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, यानी आइडियल ताल्लुकात नहीं हैं। हमने देखा था ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर तो मिले थे ये हसन नसरुल्लाह से और उन्होंने इनकी भरपूर सपोर्ट का ऐलान भी किया था। और कुछ वीडियोस ट्विटर पे ये भी आ रही थी कि हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे थे ईरानियन सुप्रीम लीडरशिप पर कि ये इस तरह खुलकर हमारी मदद नहीं कर रहे। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव है और हिस्टोरिकली ईरान ने ही इनको फंड किया, ये भी एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मुझे जो ये समझ लगती है कि अब इनकी तरफ से भी आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट वो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई इख्तलाफात हैं। तो मुझे यहाँ पर यह समझ लगती है कि जो ईरानियन लीडरशिप है, स्पेशली ईरान की जो गवर्नमेंट है, उसको हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने ये बात बोली हुई है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना रहे हैं। ये रईसी की जो गवर्नमेंट है और इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनका ज़्यादा ध्यान है मीटिंग्स पर, मुलाकातें, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उठ के यूएस भी चले गए, ये यूएस से भी राब्ते में हैं, यूएस के साथ भी पिछले कुछ दिनों में इनकी डील्स हुई हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स ये ईरान से गिला कर रहे हैं कि इस तरह खुलकर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे आप, ओपनली, मतलब इफ्स एंड बट्स क्यों हैं इसमें। ऑब्वियसली ईरान को यहाँ पर देखना पड़ता है बहुत सी चीजें, क्योंकि ईरान एक इंटरनेशनल कंट्री है, एक ग्लोबल कंट्री है। बेशक उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और उन्होंने अपनी सैंक्शंस को भी कम करना है, उन्होंने डिप्लोमेसी भी करनी है, उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। वो ट्रेड भी बढ़ाने का सोच रहे हैं, वो दुनिया में जो उन पर ऑयल की जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि वो ऑयल नहीं बेच सकते, वो उस हवाले से भी निगोसिएशंस कर रहे हैं। तो उन्होंने उस एंगल को भी देखना होता है। लेकिन ये जो मिलिशियाज हैं हिजबुल्लाह वगैरह और जो इराक में और सीरिया में बैठे हैं, ये चाहते हैं कि बिल्कुल, और ये स्पेशली हुसी बागी, ये ओपन वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं इजराइल पर, जो कि ईरान उस तरह खुलकर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर शायद एक इख्तलाफ है इन ग्रुप्स का और ईरान के दरमियान, जो ईरान इनका एक ट्रेडिशनल बैकर है या एलाय है या पार्टनर है। तो ये सिचुएशन ही इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है कि
वो जो ऑन ग्राउंड शायद रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो इस वक्त फुल सपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। और हसन नसरुल्लाह ने भी कहा है कि हम अरब रियासतों को भी दावत देते हैं कि वो भी हमारी मदद करें। उन्होंने कोई डायरेक्टली ईरान पर तनकीद नहीं की, लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस है, कुछ चीज़ें मैंने देखी, उन पर तनकीद कुछ और लोग कर रहे थे हिजबुल्लाह के, लेकिन हसन नसरुल्लाह ने काफ़ी हद तक काफ़ी एग्रेसिव स्पीच किया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने एक कन्फ्यूजिंग नैरेटिव दिया है ताकि इनके जो एनिमीज़ हैं यानी कि इजराइल और अमेरिका, उनको कंफ्यूज किया जा सके कि बेसिकली ये चल क्या रहा है। ये शायद एक टैक्टिक भी हो सकती है कि दुश्मन को एक बहकावे में रखा जाए कि देखो जी हम तो आपस में हमारी इतनी अच्छी है ही नहीं, और ये भी नहीं उन्होंने शो कराया कि जी वो जंग में फुली इन्वॉल्व हैं कि नहीं। उन्होंने साथ ही जो बाकी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया, ये हूसी बागियों का, और ईरान में जो बैठे हैं, सॉरी इराक में और सीरिया में जो बैठे हैं, जो यूएस फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं। इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो कि इजराइल और यूएस के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। और यूएस कहता है कि इन सब को ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान इस दफा डिप्लोमेसी का भी एंगल पूरा उसको यूटिलाइज कर रहा है उस चैप्टर को। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी लेबनान के बॉर्डर पर जो चपकलिश चल रही है इजराइल के साथ, ये 1948 के लेवल की है। उन्होंने कहा इससे पहले इस लेवल की जंग नहीं हुई जो अभी हम कर रहे हैं इजराइल के साथ। अमेरिका को उन्होंने पैगाम दिया कि अगर आपने हमारे खिलाफ इजराइल का साथ दिया तो फिर आपके फौजी भी नहीं बचेंगे, आपके बहरी बेड़े वो भी हमारे निशानों पर हैं। वी हैव मेड प्रेपरेशंस फॉर द अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन शिप्स, एंड वी आस्क अमेरिका टू रिमेंबर देयर डिफीट्स इन अफगानिस्तान, इराक, सीरिया एंड लेबनान। उन्होंने कहा अमेरिका को अपनी शिकस्तें याद रखनी चाहिए जो अफगानिस्तान और इराक में उन्होंने फेस की हैं। इसका जवाब ऑब्वियसली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बड़े एग्रेसिव तरीके से दिया है। उन्होंने कहा कि ये जरा करके तो दिखाएं हमें, हम इनको भी कुचल के रख देंगे। उन्होंने कहा कि इनके लिए सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये हमारे खिलाफ कोई एस्केलेशन करते हैं। अब ईरान की जैसे हमने बात की कि ईरान ज़्यादा डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ कर रहा है, और ईरान जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था वो ऑयल एम्बार्गो की भी बात कर रहा है कि इजराइल को ऑयल की सप्लाईज बंद कर दी जाएं, इजराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। ईरान इन ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा गौर कर रहा है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव और हार्ड अप्रोच के मुकाबले में ज़्यादा डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहा है और उसको आइसोलेट करना चाह रहा है डिप्लोमेटिकली इजराइल को। और इसका हम थोड़ा बहुत तो असर देख रहे हैं कि तुर्की के साथ ताल्लुकात इस वक्त उन पर एक डेंट पड़ा है। उर्दगान की स्पीच के बाद इजराइल ने अपना एम्बेसडर बुला लिया है। जॉर्डन के भी ताल्लुकात में एक डेंट पड़ गया है। और बहरेन ने इजराइल का जो एम्बेसडर है उसको एक्सपेल कर दिया है, और साथ ही जो सिफारती और जो इकनॉमिक ताल्लुकात है उनको भी ख़त्म कर दिया है वक्ती तौर पर। अब बहरेन वो मुल्क था जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा था, जिसने 3 साल पहले यूएई के साथ इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया था इजराइल के साथ, लेकिन अब बहरेन उन ताल्लुकात को तोड़ है। तो अब अब्राहम अकॉर्ड्स का भी जो स्कोप है वो भी अब कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो यूएस और इजराइल की ख्वाहिश थी ना कि अब्राहम अकॉर्ड्स को फैलाया जाए, यानी दूसरे ममालिक से भी तस्लीम करवाया जाए। ये जो इवेंट हुआ है हमास का हमला, इसने पूरी डायनामिक्स ही चेंज कर दी है मिडल ईस्ट की। मतलब आप देखें ना, सऊदी अरेबिया सोच रहा था इजराइल को तस्लीम करने का, और कुछ लोग कह रहे थे कि सऊदी अरब हो गया तो फिर पाकिस्तान भी सऊदीया के पीछे पीछे तस्लीम कर लेगा। अब वो उन एफर्ट्स में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका है इस जंग के बाद। सऊदी अरब के लिए इतना इजी नहीं रहेगा, मुस्लिम दुनिया के लिए इतना आसान नहीं रहेगा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइज रखें ताल्लुकात को। सिर्फ इस वक्त यूएई है जो इजराइल के काफ़ी हद तक साथ खड़ा नज़र आता है। उन्होंने भी तनकीद किया है वैसे यूएस के रोल पर, यूएई वालों ने। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का किरदार है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है इस रीजन में। उन्होंने अमेरिका को सुनाई है यूएई वालों ने। और अब देखें जो पुराने मुल्क जिन्होंने ताल्लुकात बहाल किए थे वो अब तोड़े हैं, जैसे बहरेन वगैरह। तो दीज आर टफ टाइम्स फॉर इजराइल, नो डाउट। और अगर इजराइल के लिए टफ टाइम है तो ये अमेरिका के लिए भी टफ टाइम है। जो बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। और नेतन्याहू वो भी शदीद इस वक्त प्रेशर में है। इंटरनली लोग उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं इजराइल के लोग, और उनकी भी कोई ख़ास कोई इफ़ेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही। और इसीलिए शायद उसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने जो हमले हैं गज़ा में उसको तेज़ करी जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि एक शदीद दबाव का शिकार है नेतन्याहू। और इसी असना में हम देख रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह के लीडर की स्पीच और जो जंग में इस वक्त तेज़ी आ रही है, और जो लोगों पर, आम लोगों की जानें इस वक्त अजाब बन गई गज़ा में। अमेरिका थोड़ा सा एक्टिव हुआ है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने कहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए। वाह वाह वाह,
पहले तो ये कहते रहे कि सीज फायर हम करवाने में मदद नहीं करेंगे, ये हमास को हेल्प करेगा कि अगर हमने सीज फायर करवा लिया, मतलब बंदे मरते हैं तो मरे, आम लोग उनकी जाने जाती हैं तो जाएं, बस हमास को नुकसान पहुंचना चाहिए। तो इतने ज़्यादा लोगों को मारकर बेघर कर अब अमेरिका कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए एक, यानी सीज फायर अभी भी नहीं कह रहे, पॉज यानी कि रोकवाना चाहिए ताकि इमदादी कार्रवाइयों में हम कुछ बेहतरी और तेज़ी ला सकें। इस हवाले से वो जॉर्डन और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं ब्लिंकन। जॉर्डन और इजिप्ट ने यही कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन ब्लिंकन ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं जी, ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए। और वही अमेरिका बहादुर की वही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के जी हम गजा के लोगों को असिस्ट करेंगे। बाइडन भी यही कही जा रहे हैं, उधर से इतना बंदा बेचारा मार रहा है और ये कह रहे हैं कि जी हम गजा को इमदाद देंगे। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग अभी अल्लाह करके इन्होंने खोली है, उसमें भी बहुत लिमिटेड लोगों को वो क्रॉस कर सकते हैं और उसमें भी अमेरिकन नेशनल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। गजा के लोगों का कोई नहीं सोच रहा। चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड आई गेस कि उनको तो दिमाग से ही निकाल दिया जाता है कोई भी प्लानिंग करते हुए, ये वेस्टर्न पावर्स की जानिब से और इवन अरब्स की तरफ से भी। गजा के लोगों का कौन सोच रहा है? और यहाँ पर हमें यही नज़र आ रहा है कि यूएस की इनइफेक्टिवनेस, यूएस की एक फेल्ड अप्रोच जो कि इतने बड़े सानहे को नहीं बचा सका। तकरीबन 10,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस वक्त पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चंद दिनों के अंदर, लेकिन अमेरिका बहादुर पता नहीं किस वाइब में बैठा हुआ है। उधर से बहरीन इनके एम्बेसडर को निकाल रहा है, जॉर्डन और टर्की भी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी चुप करके देख रहा है, परेशान हुआ है ऑब्वियसली वो भी। और दूसरी तरफ ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं ना, जैसे ये वेस्टर्न ममालिक के जो अपोजिशन कैंप्स हैं, अमेरिका में बर्नी सैंडर्स देख लें, ये जो लेफ्ट के लोग हैं, और यूके में जेरेमी कॉर्बिन, ये सख्त तनकीद कर रहे हैं इस वक्त जो सारी सिचुएशन हो रही है गजा में। इसी वजह से जो नेतन्याहू पर प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और बाइडन पर भी हम दुआ करते हैं कि बाइडन पर भी कोई असर पड़े, क्योंकि यूएस के पास वो पावर है कि यूएस काफ़ी हद तक चीज़ों को हल कर सकता है, लेकिन इन्होंने इनेबल किया इस पूरी मिजरी को। ये बड़े अफसोस की बात है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप समझते हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान के दरमियान कुछ टैक्टिकल डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल, यानी ईरान ज़्यादा डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहा है और हिजबुल्लाह और ये दूसरे ग्रुप्स ईरान से ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट चाहते हैं, वेपन्स, ह्यूमन रिसोर्स और फंडिंग। आपको कोई इख्तलाफ नज़र आ रहा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।